नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भारी हंगामा के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता जहां अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, वहीं भाजपा के सांसद लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे रहे। इधर सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्ष के 16 नेताओं ने बैठक की। दरअसल बुधवार को ही राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं और एक बार फिर से अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ सत्र स्थगित होते ही सभी मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें ईडी ऑफिस से 2.5 किलोमीटर दूर विजय चौक पर ही रोक लिया। सांसद ईडी ऑफिस नहीं जा सके। करीब 25 मिनट तक विजय चौक पर प्रदर्शन करने के बाद सभी नेता संसद की ओर लौट गए। ये 3 तस्वीरें आपको विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। टीएमसी सांसदों ने धरना दिया, किस तरह से देखिए। और दूसरी तस्वीर सांसदों ने पैदल मार्च किया ईडी दफ्तर तक। और तीसरी और आखिरी तस्वीर विपक्ष की बैठक की। पानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में राहुल गांधी पर हो रही कार्यवाही पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोकने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान। स्मृति ईरानी ने जहां कांग्रेस पर तंज कसते हुए उसे सवालों में घेरा, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेट ने, सुनिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी, 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी। लोकतंत्र को भूल जाइए 2 मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पे बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में। लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, उन्होंने एक शब्द बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के 2 टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं।
इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं। आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में है। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसे तमाम उदाहरण है। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। स्मृति ईरानी जी ने चिर परिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। देखिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। जब दिल्ली की सरकार में कांग्रेस थी तो जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पर लगता था। और आज कांग्रेस की हालत देखो, देश में क्या स्थिति पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, जानती है कि इलेक्शन पास है, इसीलिए जानबूझ करके छापे पड़ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ता बढ़ाए, गोल्डी मसाले। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दोपहर 2 बजे बजट पेश किया। करीब 76,592 करोड़ का यह बजट था।
बताते चले कि पिछली बार 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बजट में एनसीसी कैडेट्स का भत्ता 45% रुपए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 करोड़ वीरता का पुरस्कार का ऐलान किया गया है। तो 11 करोड़ वीरता पुरस्कार का ऐलान, माध्यमिक शिक्षा पर 11 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। वीरता पुरस्कार पर निःशुल्क यात्रा, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 49 लाख रुपए की बात कही गई है। इसके साथ साथ सड़क रेल के लिए बजट में प्रावधान भी किए गए हैं। 10 राजकीय विद्यालयों को विकसित किए जाने की बात इस बजट में कही गई है। हरित विकास, युवा शक्ति पर जोर दिए जाने की बात कही गई है। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को नंबर 1 बनाए जाने की बात इस बजट में कही गई। मिशन दालचीनी शुरू किया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने की बात इस बजट में कही गई, जो कि आज गैरसैंण में बजट पेश किया गया। जल स्तर मापक सेंसर स्थापित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की बात कही गई। एक बड़ा वादा किया है महिला सशक्तिकरण को लेकर। आंगनबाड़ी वर्कर्स का 95 का मानदेय तय किया गया है। आंचल अमृत योजना में 10 करोड़ रुपए की बात कही गई है। सीएम लक्ष्मी योजना में 19.25 करोड़ की बात कही गई है। नंदा गौरी योजना में 285.5 करोड़ की बात कही गई है। सीएम महिला पोषण योजना 20 करोड़, वंचित वर्ग के लिए 169 करोड़ की बात कही गई है। सभी कॉलेजों में 4G कनेक्टिविटी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का पूरा ध्यान है, ये बजट में बात कही गई। ड्रोन के जरिए दवाई पहुंचा रहे हैं, ये बात वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कही। अटल उपचार के लिए 500 करोड़ रुपए, 5 लाख कैश के लिए 5 लाख तक कैश के लिए कैशलेस की व्यवस्था की गई। शहीद कोष के लिए 1.5 करोड़ रुपए। वीरता पुरस्कार पर निःशुल्क यात्रा का वादा सरकार ने किया। नए मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़ रुपए की बात कही गई है। स्वास्थ्य मिशन योजना 777.09 करोड़ रुपए। मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ रुपए की बात कही गई है। स्थानीय फसलों के लिए 20 करोड़ और इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए 200 करोड़ दिए जाने की बात सरकार ने कही। गंगा योजना के तहत 26 मोक्ष घाट बनेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि सबका साथ सबका विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट देकर उसे आगे बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि स्थापना के 25वें वर्ष में जब उत्तराखंड पहुंचेगा तब सभी विभागों के सहयोग से सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के बजट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक बजट बताया है। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, सुनिए। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में
उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान गैरसैंण में सियासी गदर मच गया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन की गरिमा को तार तार करते हुए जमकर हंगामा काटा। इसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। मर्यादा तार तार, फाड़ी प्रांतिया, तोड़े माइक। कांग्रेस विधायकों ने काटा हंगामा। विपक्ष ने क्यों किया सदन की मर्यादा को तार तार? आखिर ये नेतागिरी या गुंडागर्दी? उत्तराखंड विधानसभा में मैदाने जंग। उत्तराखंड में संवैधानिक मर्यादा का चीरहरण। उत्तराखंड में विपक्ष के नाम पर मर्यादा हुई तार तार। विरोधियों की सीनाजोरी से छलनी हुआ सदन। सवाल ये, क्या उत्तराखंड में नेतागर्दी नहीं गुंडागर्दी चल रही है? क्या यही है हमारे उत्तराखंड के माननीय? जी, विधानसभा किसी भी लोकतंत्र का गवाह होती है। वो सदन जहां से प्रदेश की नीतियां बनती हैं, जहां से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जाती है। लेकिन उसी सदन की ये तस्वीरें, जिसकी कल्पना देवभूमि की आवाम ने शायद ही कभी की होगी। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर के सामने कागज के टुकड़े फेंके जाते हैं। स्पीकर के सामने ही बदतमीजी की सारी हदें पार होती हैं। माइक तोड़ा जाता है। पहली बार के हल्द्वानी के विधायक तो पेपर ऐसे उछालते हैं जैसे कि विधानसभा नहीं बल्कि उनका अपना पर्सनल दफ्तर हो। जब विधायकों का इतने से भी मन नहीं भरता तो माइक तोड़ बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर दी जाती है। वैसे गैरसैंण के करीब भराड़ीसैंण में सर्द हुए मौसम के बीच राजनीतिक पारा ऐसे उफान पर चढ़ा कि विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में मर्यादाएं तार तार हो गई। विशेष अधिकार हनन के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने कार्यसूची के साथ साथ विधायकों की प्रांतिया फाड़ी। और पीठ की तरफ किताबें उछाली। यकीनन मान्यों का यह रवैया आज सवाल खड़े कर रहा है। प्रभारी सचिव विधानसभा की टेबल को पलटने का प्रयास होता है और माइक को तोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये कि मान्यों की ये मर्यादा को तार तार करना क्या उत्तराखंड की सियासत में नई परंपरा का आगाज तो नहीं है? अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। झारखंड सत्र के बुधवार की कार्यवाही में भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से नियोजन नीति को लेकर के हंगामा के दिखाई पड़े और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा किया। जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़े किए है बीजेपी ने, उसके बाद से अब सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर वो किस तरीके से सारी चीज़ों को अब आगे बढ़ पाएगी। जिस तरीके का माहौल देखने को मिला वहाँ पर, उसके बाद ये सामने नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं राज्य में जिस तरीके से नियोजन नीति को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और तमाम सरकारों के साथ साथ इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर कौन सी सरकार राज्य में नियोजन नीति लागू करा पाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के लिए इस बार भी बड़ी चुनौती साबित हो रही है कि वह नियोजन नीति किस तरीके से लागू करा पाएगी।
क्योंकि कैबिनेट में जिस तरीके से जो चर्चा है कि 60 और 40%, यानी कि 60% स्थानीय और 40% बाहरी लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। और ऐसे में तमाम चीज़ों के बीच बीजेपी का कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में नियोजन नीति का क्या आधार होगा, क्या कुछ पैमाना होगा और किस तरीके से नियोजन नीति को लागू करने की दिशा में पहल करेगी। विधानसभा का बजट सत्र जरूर चल रहा है, लेकिन मुद्दे काफ़ी गौण होते जा रहे हैं और नियोजन नीति को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं बीजेपी ने, उसका जवाब मिलना अभी बाकी है। तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री को सामने आकर इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि राज्य के युवा कहीं न कहीं उहापोह की स्थिति में है। ऐसे में नियोजन नीति को लेकर जो लंबे समय से सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस पर फिलहाल अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सरकार को ही इसको आगे बढ़कर देखना है कि आगे किस तरीके से वह नियोजन नीति को लागू कर लोगों को अब उनके सवालों का जवाब दे पाती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।